आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम चर्चाएं करेंगे महासागरीय निक्षेप के बारे में। इसमें हम कौन कौन सी चीजें जो हैं वो देखेंगे, उसका थोड़ा सा एक सिनेरियो, उसका थोड़ा एक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं कि किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले महासागरीय निक्षेप जो होते हैं इसका क्या अर्थ है, यानी उस महासागरीय निक्षेपों के अर्थ को हम जानेंगे। उसके बाद वो जो महासागरीय निक्षेप हैं इनके स्रोत क्या क्या हैं, कौन कौन से स्रोतों से महासागरों को ये निक्षेप प्राप्त होते हैं, और उसके बाद निक्षेप जो होते हैं इन निक्षेपों के प्रकार, कितने प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं, और उसके बाद इन निक्षेपों का वितरण, और उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ शब्दावलियां जो है महासागर से जुड़ी हुई वो हम देखेंगे। तो इन चरणों से होकर के हमारा ये आज का जो टॉपिक है ये गुजरेगा, और इनके माध्यम से मानचित्रों का प्रयोग करते हुए, कुछ डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हुए हम इनके अर्थ को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं महासागरीय निक्षेप का अर्थ। महासागरीय निक्षेप का अर्थ, महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं। तो महासागर के अंदर जो भी असंगठित पदार्थों का जमाव होता है उनको हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। वो एक तरह से असंगठित हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, सूक्ष्म हैं, कुछ बड़े हैं, स्थूल भी हैं, कंकड़ पत्थर बजरी जैसे भी हैं, और बिल्कुल महीन पंख जैसे, बिल्कुल रेत के कण से भी सूक्ष्म कण हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो भी असंगठित पदार्थों के निक्षेप होते हैं, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कार्बनिक हो अकार्बनिक हो, सूक्ष्म हो बड़े हो, किसी भी प्रकार के हो, वो शब्द महासागरीय निक्षेप कहलाते हैं। यानी महासागर में जो असंगठित जैविक व अजैविक, असंगठित अजैविक व जैविक पदार्थों के जमाव को जैविक, इसको हम क्या कह सकते हैं, अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों का जो जमाव होता है। यानी वो पदार्थ कैसे असंगठित है, वो चट्टान के रूप में नहीं है। अगर वो संगठित होंगे तो एक चट्टान ही बन जाएंगे, उसमें एक नई स्थलाकृति बन जाएगी। लेकिन ये असंगठित हैं, जैविक अजैविक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो हैं इनको हम एक तरह से क्या कहते हैं, महासागरीय निक्षेप कहते हैं। महासागरीय निक्षेप, महासागर के अंदर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों का जमाव है वो होता रहता है। तो महासागर में जो जमाव होता है उसको हम महासागर का निक्षेप कहते हैं। ये असंगठित होते हैं, जैविक हैं, अजैविक हैं, कार्बनिक हैं, अकार्बनिक हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, महासागरीय निक्षेप कहते हैं। अब देखिए इन महासागरीय निक्षेप जो हैं इनके स्रोत क्या हैं। महासागरीय निक्षेप के स्रोत, महासागरीय निक्षेप के स्रोत कि ये जो महासागरीय डिपोजिशंस पाए जाते हैं इनके कौन कौन से स्रोत पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है स्थल जात निक्षेप। पहला है इसमें स्थल जात निक्षेप, दूसरा है जैविक निक्षेप, और तीसरा है ज्वालामुखी पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ। इसके अलावा हम उल्का पिंड या उल्का धूल को भी शामिल कर सकते हैं जो अजैविक कारकों में शामिल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थल जात जो निक्षेप होते हैं उसमें, तो स्थल जात निक्षेप
स्थल के ऊपर विभिन्न प्रकार का कारक जो होते हैं वो अनाच्छादन करते हैं। डेनुडेशन की जो प्रोसेस होती है एक तरह से, और उस अनाच्छादन और जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है उससे मलबे का निर्माण होता है, यानी उससे क्या बनता है, मलबा बनता है। और वो मलबा जो होता है उसका परिवहन होकर के, और वो परिवहन करने के बाद में वो महासागर में पहुंचा दिया जाता है, महासागर में पहुंचाया जाता है, यानी उसको परिवहन करने के बाद में महासागरों में। तो स्थलजात निक्षेप जो है महासागर के ऊपर जो भी विशेष प्रकार के जीव हैं, स्थलाकृति हैं, उन चट्टानों का अपर्दन होता है, नदी पवन के द्वारा उनका परिवहन होता है, वो एक पूरा मलबा हो जाए, उसका परिवहन करके महासागरों में पहुंचाया जाता है, तो उसको कहते हैं स्थलजात निक्षेप, ये मलबा जो महासागरों में जमा होता है। उसके बाद में दूसरा है जैविक निक्षेप। जैविक निक्षेप में कौन कौन से होते हैं, यानी दो प्रकार के जीव, सागरीय जीव और स्थल पर रहने वाले जीव। जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं उनके अवशेष भी महासागरों में पहुंचते हैं, तो उसको हम जैविक निक्षेप मानते हैं। और महासागर के अंदर भी जो भी विभिन्न प्रकार के सागरीय जीव हैं उनके निक्षेप भी महासागर में, उनके अपघटित होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद महासागर की तली में उनका जमाव होता है। तो जो भी पेड़ पौधे हैं, यानी स्थल के जीव, एक तो स्थल जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव और पेड़ पौधे होंगे वो उसमें शामिल है, और दूसरा जो है वो सागरीय जीव जो है वो भी उसमें शामिल है। सागरीय जो जीव होते हैं उन सब का जो निक्षेप होता है, यानी उनका एक तरह से अपघटन होता है, या उनका जो मरने के बाद में जो भी विभिन्न प्रकार से निक्षेप हो जाता है, तो वो एक तरह से क्या माने जाते हैं, जैविक निक्षेप माने जाते हैं। यानी जैविक निक्षेप स्थल के जीव, पेड़ पौधे, उनके अंश, या सागर में रहने वाले जीव, उन सभी का जो अंश होता है वो एक तरह से जैविक निक्षेप माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा जो महत्वपूर्ण है ज्वालामुखी पदार्थ। ज्वालामुखी पदार्थ होते हैं ये भूमंडल पर और सागर में दोनों भागों पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यानी स्थल पर उद्गार। पहला भाग है कि स्थल पर जो उद्गार होता है, और दूसरा उद्गार जो होता है वो कहाँ होता है, सागर में होता है, यानी सागरीय उद्गार। सागरीय और स्थलीय दोनों प्रकार के उद्गार होते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार स्थलीय भागों पर होता है तो फिर उन पर अपर्दन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है, और वही प्रक्रिया कि वो मलबा बनता है, और मलबा जो होता है उसका क्या होता है, परिवहन होता है, और परिवहन होकर के वो कहाँ तक पहुंचता है, सागरों में, फिर उसका क्या होता है, निक्षेप हो जाता है। यानी स्थलीय भागों में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, वहां पर उसका अपर्दन अनाच्छादन होता है, वो मलबे के रूप में परिवहन करके सागरों में लाया जाता है और सागरों में उसका निक्षेप कर देते हैं। आप एक पैराग्राफ के रूप में भी इन सभी चीजों की जानकारी को लिख सकते हो। हमने ये फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको आसानी से उनमें कंपैरिजन है वो आप कर सकें। तो इस प्रकार से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी के पदार्थ होते हैं स्थलीय भागों से सागरीय निक्षेप में पहुंच जाते हैं, और जो उद्गार सागरों में होता है उनका सीधे ही सागरीय तली पर क्या हो जाता है, निक्षेप हो जाता है। यानी जिनका उद्गार ही सागर में हुआ है ज्वालामुखी का, तो वो उसमें क्या हो जाता है, निक्षेप हो जाता है। इसके अलावा आप यदि चौथे कारक के रूप में ऐड करना चाहो तो उसको लिख सकते हो उल्का धूल, यानी जो भी उल्कापिंड होते हैं, महासागरीय धूल जो होती है उसको उल्का धूल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ सागरीय जो निक्षेप होते हैं उसमें महत्वपूर्ण उनके स्रोत हैं कि उसको हम एक तरह से मोटे रूप से 3 भागों में, और सूक्ष्म रूप से आप उसका विश्लेषण करो तो उसको 4 प्रकार के स्रोत हैं उसमें हम बांट सकते हैं। 4 स्रोतों में एक तो स्थलजात निक्षेप। स्थलजात निक्षेप स्थलों से जो बह करके मलबा आता है उसकी बात हो रही है। जैविक निक्षेप जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थल और सागरीय दोनों होते हैं। और यहाँ जो ज्वालामुखी पदार्थ हैं, दोनों भागों के जो पदार्थ होते हैं स्थल और जल के, वो भी वहां पहुंचते हैं, और उल्का धूल जो होती है वो भी सागरीय क्षेत्रों में पहुंचती है। इस प्रकार से जो सागरीय निक्षेप होते हैं उसको एक तरह से जो स्रोत हैं वो मिल जाते हैं, उसको मैटर जो है वो उनको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में
उनके प्रकार, महासागरीय निक्षेप के प्रकार। महासागरीय निक्षेप के प्रकार, यानी महासागरीय जो निक्षेप होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार के निक्षेप हैं वो होते हैं। तो सबसे मोटे रूप से इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में उनका जो वर्गीकरण है वो किया गया है। तो देखिए कौन कौन से वो 4 भाग हैं। पहला जो पार्ट है इनका ये हो गया स्थल जात निक्षेप, जो स्रोत है उसके अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण है स्थल जात निक्षेप। उसके बाद में दूसरा जो निक्षेप है वो है ज्वालामुखी निक्षेप। ज्वालामुखी निक्षेप। तीसरा जो है ये है जैविक निक्षेप। और उसके बाद चौथा जो है ये है अजैविक निक्षेप। यानी निक्षेप को मोटे रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी स्थल जात निक्षेप जो स्थल से प्राप्त होते हैं, ज्वालामुखी निक्षेप जो ज्वालामुखी पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैविक निक्षेप जो जीवों से प्राप्त होते हैं, और अजैविक निक्षेप जो विभिन्न प्रकार के अजैविक तत्वों से, एकात्मिक तत्वों से प्राप्त होते हैं। इसमें जो हमारे स्थल जात निक्षेप हैं उसको मोटे रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसकी जो आकार होती है उसके आधार पर, जैसे बजरी, मोटे कणों वाले जो टुकड़े होते हैं बजरी के रूप में निक्षेपित होते हैं। उसके बाद में उससे छोटी जो होती है वो रेत, और उसके बाद में पंख जो होती है ये इसमें सूक्ष्म कणों वाली जो होती है उसको हम पंख कहते हैं। तो पंख, रेत, बजरी। यहां पर जो पंख होता है, मड जो होता है, मड को हम सामान्यतः कीचड़ बोलते हैं, यानी पंख कीचड़ का एक पर्यायवाची शब्द है। तो ये सूक्ष्म कणों वाले जो होते हैं महासागर की तली में जो जमाव होता है उसको हम पंख कहते हैं। यहां इन दोनों से कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछा गया है। पंख से बहुत बार सवाल आए, पंख से सवाल आए हैं, पंख के सवाल कंफ्यूज भी करते हैं, पंख का सवाल गलत भी हो जाता है। यहां से ये जो टेबल बनेगी 95% संभावना यही है कि उस निक्षेप का सवाल इस टेबल में से ही आ जाएगा, और 5% संभावना हम जो अन्य चीजें देखेंगे उसमें से बनेगी। तो ये टेबल जो बन रही है, पहले वाली टेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये जो टेबल बन रही है ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पंख कौन कौन से होते हैं। पंख 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है नीली पंख। नीली पंख यानी 1 नंबर पे जो है ये है नीली पंख। तो नीली पंख जो होती है, ब्लू पंख जो है उसको हम नीली पंख के नाम से जानते हैं। और नीली पंख जो है नीली पंख, तो नीली पंख जो होता है इसमें लोहे के सल्फाइड होते हैं, याद रखेंगे, लोहे के सल्फाइड, लोहे के सल्फाइड होते हैं। सवाल यही आता है कि नीली पंख किससे बने होते हैं, लोहे के सल्फाइड से बने होते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है लाल पंख। लाल पंख, इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं, लोहे के ऑक्साइड। और उसके बाद में एक तरह से जो हरी पंख है, हरा रंग इसमें दिखेगा नहीं वैसे, हरी पंख। तो हरी पंख जो होती है इसमें लोहे के सिलिकेट होते हैं,
लोहे के सिलिकेट। देखिए ये तीन शब्द हैं, नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख। इसमें ये जो महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं, इसमें कौन से लोहे के कौन से पार्ट होते हैं। लाल पंख जो है वो आपको याद रहता है, तो ये कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो आसान है और बहुत से लोगों को स्वतः ही जानकारी अपने आप में कि लाल पंख जो होती है उसमें लोहे के ऑक्साइड के कारण, जो लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो हरी पंख जो है लोहे के सिलिकेट्स इसमें पाए जाते हैं, ये आप याद रखोगे कि इसमें लोहे के सिलिकेट्स होते हैं। और जो एक तरह से नीली पंख है उसमें लोहे के सल्फाइड होते हैं। इन दोनों से सवाल जो है वो सबसे ज्यादा बार पूछे गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद में ज्वालामुखी निक्षेप जो होते हैं, ज्वालामुखी निक्षेपों में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है ज्वालामुखी टफ, जिसकी हम बात करते हैं। यानी टफ जो होता है उसमें क्या होता है, सूक्ष्म राख जो जल में जमा होता है, यानी सूक्ष्म राख का जमाव, वो क्या कहलाता है, टफ कहलाता है। टफ का जमाव बिल्कुल शांत और स्थिर जल में होता है, क्योंकि जब भी संचलन होगा तो सूक्ष्म कण है वो जम नहीं पाएंगे, वो घूमते ही रहेंगे। तो यहां टफ जो है वो सूक्ष्म राख का जमाव पानी में बिल्कुल शांति के साथ है, वो उसमें होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तट, यानी इसको टफ के नाम से जाना जाता है। फिर है जैविक निक्षेप। जैविक निक्षेप जो है इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से दो भाग हैं। एक होता है पेलेजिक यानी अगाध सागरीय, एक होता है नेरेटिक यानी तट तलवासी, तट के निकट। और एक होता है पेलेजिक जिसका मतलब है अगाध सागरीय, पेलेजिक। और ये होता है नेरेटिक, नेरेटिक यानी बिल्कुल तट के जो निकट होते हैं उसको हम नेरेटिक कहते हैं। नेरेटिक तट तल जो होते हैं उसको नेरेटिक। पेलेजिक अगाध सागरीय यानी तट तल के निकट जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेरेटिक कहते हैं। और अगाध सागरीय जो होता है, अगाध सागर का मतलब, अब यहाँ ये सवाल ये है कि कितने गहरे होते हैं, तो 1000 फेदम, 1000 फेदम की गहराई पर ये पाए जाते हैं। फेदम जो होता है समुद्र की गहराई मापने के जो इकाई होती है उसको फेदम कहते हैं। फेदम यानी समुद्र की गहराई मापने की जो यूनिट होती है उसको हम फेदम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो अगाध सागरीय निक्षेप होते हैं उसको सामान्य रूप से उज्ज कहा जाता है। उज्ज, ओ यानी OOZ, उज्ज के नाम से जानते हैं। महीन सूक्ष्म कण होते हैं पंख के समान, लेकिन पंख कम गहरे होते हैं। ये बहुत ज्यादा गहराई में होते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर सिलिका और चूने की प्रधानता के आधार पर इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है चूना प्रधान उज्ज, जो चूना प्रधान होता है, और दूसरा है सिलिका प्रधान, सिलिका प्रधान। तो चूना प्रधान उज्ज, चूना प्रधान जो उज्ज होता है उसमें ग्लोबिजेरिना महत्वपूर्ण है। ग्लोबिजेरिना यानी ग्लोबिजेरिना जो उज्ज होता है वो ग्लोबिजेरिना जीवों के अवशेष से बनता है। ग्लोबिजेरिना जीवों के अवशेष से इसका निर्माण होता है। और उसके बाद में दूसरा है टेरोपॉड, टेरोपॉड उज्ज 1, 2, यानी इस प्रकार के ये चूना प्रधान उज्ज होता है, ग्लोबिजेरिना और टेरोपॉड होता है। सिलिका प्रधान उज्ज जो होता है उसमें रेडियोलेरियन और डाइटम, रेडियोलेरियन
रेडियोलेरियन, लेरियन, और उसके बाद में है डायटम। इस टेबल में ये उज और पंख जो है ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। यहां क्या सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सा उज चूना प्रधान उज है? तो चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना और टेरोपोड है। सिलिका प्रधान उज कौन सा है? रेडियोलेरियन और डाइटम। यानी रेडियो में डाइटम लगा है सिलिका का, इस तरह से याद रख लो। रेडियोलेरियन, रेडियो में डाइटम लगा है सिलिका का। सिलिका प्रधान उज के उदाहरण है। अजैविक निक्षेप जो होते हैं, एक तरह से हम इनको अकार्बनिक निक्षेप के रूप में शामिल किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लाल मृत्तिका और उल्का धूल शामिल है। यानी सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वो है लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका, ये जो समस्त प्रकार के निक्षेप हैं उनमें सबसे ज्यादा वितरण महासागरों में लाल मृत्तिका का होता है। यहां से ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक वितरण जो भी निक्षेप हैं, उज है, पंख है, बजरी है, सिलिकेट्स है, यानी सभी प्रकार के जो निक्षेप हैं उनमें सबसे ज्यादा वितरण होता है वो किसका होता है? लाल मृत्तिका का होता है। और लाल मृत्तिका ये पूछें कि लाल मृत्तिका सर्वाधिक वितरण किस महासागर में है, तो सर्वाधिक वितरण जो सबसे बड़ा महासागर है उसी में सबसे ज्यादा वितरण होगा। तो लाल मृत्तिका का सर्वाधिक वितरण प्रशांत महासागर में, यानी सर्वाधिक वितरण है। ये तो अलग प्रश्न हो गया कि सभी निक्षेपों में सर्वाधिक वितरण लाल मृत्तिका का है, किस महासागर में है? तो प्रशांत में। आगे दोबारा आएगा तो तब भी हम बताएंगे। और यहां उसके बाद में जो आता है वो है कि उल्का धूल, उल्का धूल। इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार के महासागरीय निक्षेप हैं उसमें हमें अच्छे तरह से इसको बहुत अच्छे से आपको लिखना है। आपको बहुत अच्छे नोट्स जो हैं इनमें से बनाना है कि महासागरीय निक्षेप के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में। यहां सबसे महत्वपूर्ण, यानी हर लाइन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। यानी ये 4 बिंदु हैं, इसमें आप कम से कम 4 फैक्टों पर ज्यादा बल देंगे। ये जो लाइन है इसमें ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पंख, महीन सूक्ष्म कण जो होते हैं पंख कीचड़ के समान, उसमें जब वो लाल रंग के होते हैं तो लोहे के ऑक्साइड है, नीले रंग के हैं तो लोहे के सल्फाइड है, और हरे रंग के हैं तो लोहे के सिलिकेट्स हैं। इन्हीं पे आपको ज्यादा बल देना है। फिर ज्वालामुखी में टफ क्या होता है वो हमने ज्वालामुखी के दौरान भी देखा था। जैविक निक्षेपों में ये उज याद रखने हैं, यानी लगभग 6000 फीट की ऊंचाई तक, यानी एक फेदम बराबर 6 फीट होता है, एक फेदम बराबर 6 फीट। तो यहाँ 6000 मीटर की ऊंचाई तक जो है वो एक तरह से देखने को आप मिल सकते हैं। तो उज जो है वो एक तरह से जैविक निक्षेप है। ये इसमें एक पहली चीज याद रखेंगे कि ये जैविक वर्गीकरण में आते हैं। उज कैसे हैं? जैविक पदार्थों से बने होते हैं, वो उसकी विशेषताओं को भी पूछ सकते हैं। फिर उज कहाँ है? नेरेटिक है या पैलेजिक है? तो पैलेजिक है। कितनी गहराई पर मिलते हैं? लगभग 1000 फेदम से अधिक गहराई पर मिलते हैं। चूना प्रधान उज थोड़े कम गहरे होते हैं, सिलिका प्रधान उज अधिक गहरे होते हैं, क्योंकि चूना अत्यधिक मात्रा गहराई में जाने पर घुल जाता है, इसलिए इसकी जो गहराई होती है वो एक तरह से कम होती है। किसकी? चूना प्रधान की। और सिलिका प्रधान उज जो होते हैं इसकी गहराई ज्यादा होती है। यानी रेडियोलेरियन और डाइटम जो होते हैं ये अत्यधिक गहराई पर पाए जाते हैं। इसमें रेडियोलेरियन होता है, ये एक तरह से अत्यधिक गहराई पर मिलता है इन सब में। उसके बाद लाल मृत्तिका अजैविक है, निक्षेपों में सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर ये प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और उसके बाद में उल्का ध्रुव। अब सबसे पहले देखते हैं स्थल जात निक्षेप। स्थल जात निक्षेप। स्थल जात निक्षेप में हमने सबसे पहले देखा कि स्थल जात निक्षेप में सबसे पहले बजरी, तो बजरी जो होती है उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। बजरी, इसका आकार 2 mm से लेकर के 256 mm तक आकार के कण बजरी में शामिल होते हैं। जो भी
2 mm से लेकर के 256 mm तक के जो विभिन्न प्रकार के टुकड़े हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आकार के आधार पर बजरिका को पुनः 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कणिका, गुंटिका, गोलाश्मिका और गोलाश्म। गोलाश्मिका और गोलाश्म। बजरी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। साइज के आधार पर जो बड़े आकार के टुकड़े हैं वो गोलाश्म कहा जाता है, यानी ये 2, 4, 16, 256 mm, यानी जो गोलाश्म होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं। तो यहां देखिए एक तरह से 2 से 3 mm के आकार के टुकड़े, 4 से 15 mm और 16 से 255 mm और 256 से अधिक जो आकार के होते हैं, सामान्यतः टुकड़े नहीं मिलते हैं, ये गोलाश्म होते हैं, बजरी में शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इसके आसपास जो कण होते हैं उसमें याद रखना है। तो ये कणिका, गुंटिका, गोलाश्मिका, गोलाश्म, बजरी के ये विभिन्न प्रकार के आकार के आधार पर कणों का वर्गीकरण है, ये किया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा, परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है कोई कह नहीं सकता, जो एग्जामिनर की नजर में चढ़ गया वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए थोड़ा इन चीजों को हम देख लें कि कहाँ किस प्रकार की ये चीजें और किस प्रकार से ये वर्गीकरण है ये किया गया है। उसके बाद में है रेत। रेत जो होता है 1 mm से 1/16 mm तक होता है। बजरी के बाद में रेत 1 mm से लेकर के 1/16 mm आकार के कण जो होते हैं उसको हम रेत में शामिल करते हैं। ये जो साइज होती है उस साइज के अकॉर्डिंग रेत को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक तरह से अत्यधिक महीन रेत या अत्यधिक मोटी रेत से शुरू करते हैं। अत्यधिक मोटी रेत, इसका आकार 1 mm होता है, यानी 1 mm की आकार तक की जो रेत है वो अत्यधिक मोटी रेत होती है। उसके बाद मोटी रेत जिसमें 1/2 mm आकार के कण होते हैं। उसके बाद मध्यम मोटी रेत या मध्यम रेत या मध्यम मोटी रेत में शामिल करते हैं। तो मध्यम रेत जो होती है वो 1/4 होती है। और उसके बाद महीन रेत जो होती है, महीन रेत या महीन मोटी या महीन, सबसे महीन जो होती है 1/16 mm, या इसको पुनः से बारीक रेत के रूप में शामिल करना चाहो, इसको पुनः से 2 भागों में डिवाइड करना चाहो अत्यधिक महीन के रूप में, तो एक तरह से इसको दोबारा से रिक्लासिफाइज कैसे कर दोगे, यानी इसको 1/8 mm। और उसके बाद अत्यधिक महीन की जो बात आई, अत्यधिक महीन यानी ये 1/16 mm। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। तो रेत का आकार 1 से 1/16 mm तक होता है। 1 mm से लेकर के 1/16 mm के बीच में पाया जाता है। उसके बाद में सिल्ट, मृत्तिका, सिल्ट और मृत्तिका। देखिए सिल्ट जो होता है उसकी साइज भी थोड़ा ध्यान रखोगे, 1/16 mm से 1/256 mm तक होता है। और उसके बाद है मृत्तिका, ये 1/256 mm से लेकर के 1/8192 mm, यानी 8192 mm तक इसकी जो विभिन्न प्रकार की मोटाई है वो पाई जाती है। तो मृत्तिका जो होती है, जिसमें हम लाल मृत्तिका कहते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होती है। ये mm में है, और mm के भी कितने पार्ट है ये देखिए आप। mm में 1/8192 mm तक की जो साइज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से लाल मृत्तिका के नाम से उसको
या मृत्तिका जो होती है उसके नाम से हम जानते हैं। तो मृत्तिका पंख जो होते हैं वो इससे भी महीन होते हैं। उसके बाद पंख, सबसे महत्वपूर्ण पंख। तो पंख का जो आकार रहता है 8192 mm से भी छोटा होता है। जहां एक बात आपको समझना है कि पंख जो है वो अत्यधिक सूक्ष्म, पंख जो है वो अत्यधिक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यही चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि उनका आकार है वो बहुत सूक्ष्म होता है। पंख 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यानी पंख स्थल जात निक्षेप है, पंख स्थलीय कचरा है, बहुत ही सूक्ष्म कण है और वो कीचड़ के रूप में जमा होता है। पंख कीचड़ का ही एक पर्यायवाची शब्द है। तो सबसे पहले है नीली पंख। नीली पंख, तो नीली पंख जो होती है इसमें लोहे के सल्फाइड होते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि नीली पंख में लोहे के सल्फाइड होते हैं। लोहे के सल्फाइड से ये मिलकर बनी होती है और इसमें थोड़े जैविक पदार्थ भी होते हैं। और सबसे ज्यादा जो एक तरह से ये पाई जाती है नीली पंख, ये आर्कटिक महासागर में पाई जाती है। यानी आर्कटिक महासागर में इसका वितरण जो है वो सर्वाधिक होता है। इसका नीली पंख का आर्कटिक महासागरों में नीली पंख का वितरण है, ये सबसे ज्यादा होती है। रासायनिक दृष्टिकोण से लोहे के सल्फाइड जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में है लाल पंख। पंख में दूसरे नंबर पे है लाल पंख। तो लाल पंख जो है इसमें हमें पता चल गया कि इसमें लोहे के ऑक्साइड या लोहा ऑक्साइड होता है, या लोहे के विभिन्न ऑक्साइड जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। मिट्टी का चाहे रंग लाल हो, पंख का रंग लाल हो, लाल रंग होना लोहे के ऑक्साइड के कारण ही पाए जाते हैं। और जो लाल पंख होता है इसका जो वितरण है वो सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर, यानी लाल पंख जो है उसका सबसे ज्यादा वितरण एक तरह से अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। उसके बाद में है हरा पंख। हरा पंख जो है उसमें लोहे के सिलिकेट्स होते हैं, एक तरह से लोहे के सिलिकेट्स। 3 नंबर पे हरा पंख। तो हरा पंख जो होता है इसमें लोहे के सिलिकेट्स पाए जाते हैं। लोहे के सिलिकेट्स याद रखोगे, कई बार ये पूछा गया है। लोहे के सिलिकेट इसमें पाए जाते हैं और इसका जो वितरण है ये अमेरिका के दोनों तटों पर पाए जाते हैं। यूएसए के दोनों तटों पर देखने को मिलते हैं। दोनों तट का मतलब प्रशांत महासागर में भी और अटलांटिक महासागर में भी, दोनों तटों पर। इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट जो होता है उस पर देखने को मिलते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट जो होती है वहां पर भी ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो पंख होते हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी है, वो उसमें याद रखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण थे वो है ज्वालामुखी निक्षेप। ज्वालामुखी निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप। तो ज्वालामुखी निक्षेप की हमने पहले भी चर्चा की है, वही जानकारी दोबारा है, हम उस टेबल की व्याख्या कर रहे हैं। तो ज्वालामुखी निक्षेप जो होते हैं वो धरातल पर और सागर में दोनों जगह ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। और ये दोनों तरह के उद्गार जो हैं वो दोनों तरह के उद्गारों से निकलने वाले पदार्थ ये निक्षेपों का निर्माण कर सकते हैं। यानी एक तो हो गया स्थलीय उद्गार, स्थलीय उद्गार। तो स्थलीय उद्गार जो होता है वो अपने आप में वहां से अपरदित और परिवहन कारकों द्वारा विस्थापित करके सागर में निक्षेप किया जाता है। यानी जो अनाच्छादन होता है उसके बाद में, अनाच्छादन के बाद में उसका क्या होता है, एक तरह से परिवहन होता है और फिर सागर में ले जा करके उसका क्या कर देते हैं, निक्षेप कर देते हैं। और जो सागरीय उद्गार हैं, सागरीय उद्गार
उसमें परिवहन करने की आवश्यकता नहीं, उसका क्या होता है, सीधे ही निक्षेप हो जाता है। तो ज्वालामुखी जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार से सागर के अंदर पहुंचते हैं। यहां से कोई सवाल आज तक पूछा नहीं गया है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए पूरी, क्योंकि सवाल यहां से बनते नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी कंसेप्ट को क्लियर करने की दृष्टि से आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद में है जैविक निक्षेप, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से कई बार सवाल हैं वो पूछे जा चुके हैं। जैविक निक्षेप यानी जैविक निक्षेप, जैविक निक्षेप, जैविक निक्षेप में एक बात क्लियर होगी, इसमें जैविक तत्व हैं और जैविक निक्षेप को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक निक्षेप के नाम से भी जानते हैं। साइंस वाले लोग इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जैविक और कार्बनिक एक ही होता है, लेकिन फिर भी आप जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो भी इन चीजों को समझे कि जो जैविक निक्षेप हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो जैविक निक्षेप कार्बनिक निक्षेप कहते हैं। इसमें दो प्रकार के, यानी एक तो जीव शामिल हो गए और इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी शामिल हो गए। और कौन कौन से पेड़ पौधे और कौन कौन से जीव, स्थल के जीव भी और सागर के जीव भी, दोनों जीव, स्थल और सागर पर रहने वाले पेड़ पौधे और जीवों के अवशेषों से जो निक्षेप बनते हैं उसको हम जैविक निक्षेप या कार्बनिक निक्षेप के नाम से जानते हैं। जैविक निक्षेप और कार्बनिक निक्षेप। अब ये जो निक्षेप होते हैं इनकी स्थिति के आधार पर, यानी जैविक निक्षेप और इनकी जो स्थिति होती है, स्थिति के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। स्थिति के आधार पर जैविक निक्षेप दो प्रकार के होते हैं। जैविक निक्षेप दो प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर जैविक निक्षेप दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नेरेटिक, नेरेटिक नेरेटिक तट तल निक्षेप, यानी कम गहराई के निक्षेप हैं, तट के निकट हैं। तट के निकट जो निक्षेप हैं उसको हम नेरेटिक निक्षेप के नाम से जानते हैं। ये निक्षेप अधिक गहराई पर नहीं होते हैं, तटों के निक्षेप कम होते हैं और ये महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाए जाते हैं। ये जो निक्षेप हैं ये महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तटों के निक्षेप हैं। महाद्वीपीय मग्न तटों के जो निक्षेप पाए जाते हैं उसको हम नेरेटिक कहते हैं। तट के नजदीक होते हैं और गहराई इनकी कम होती है, यानी गहराई क्या होती है इनकी, कम पाई जाती है। कम गहराई के निक्षेप माने जाते हैं। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है अगाध सागरीय, यानी अगाध सागरीय निक्षेप, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं पेलेजिक, पेलेजिक डिपॉजिट, यानी अगाध सागरीय निक्षेप। अत्यधिक गहराई में सूक्ष्म कणों के, यानी जो अत्यधिक गहराई में जाते हैं, यानी अत्यधिक गहराई में, और गहराई लगभग कितनी होती है, समुद्री गहराई 1000 फेदम, यानी एक फेदम जो होता है उसमें 6 फीट के आसपास जो दूरी है वो पाई जाती है। तो महासागरीय जो दूरी होती है उसमें यहां पर ये देखने को मिलते हैं। तो अत्यधिक गहराई में ये देखने को मिलते हैं, अत्यधिक गहराई में होते हैं। और दूसरा जैविक होते हैं, और जैविक पदार्थ जो होते हैं, दूसरा याद रखना इसमें सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? जैविक है और सूक्ष्म कणों से मिलकर ये बने होते हैं। तो जैविक और महीन सूक्ष्म कणों वाले निक्षेप जो होते हैं उन सब को जब ये विशेषता उसमें शामिल हो कि जैविक कण भी हो, और उसको कहा जाता है उज, यानी इसको उज के नाम से जाना जाता है। तो उज क्या है? जैविक निक्षेप है। उज क्या है? पेलेजिक निक्षेप है। इसकी दो विशेषता है, जैविक है, पेलेजिक है, अत्यधिक गहराई पर है।
बहुत ज्यादा गहराई में पाया जाता है। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, किसके आधार पर? पहला होगा चूना पत्थर के आधार पर, चूना पत्थर के आधार पर, और दूसरा हो गया सिलिका के आधार पर, सिलिका के आधार पर। अब हम देखते हैं, हमने टेबल में वहां भी लिखा था, हम दोबारा इसको देखते हैं। चूना प्रधान उच्च, पहला है चूना प्रधान उच्च, चूना प्रधान उच्च, चूना प्रधान, यानी चूना प्रधान उच्च जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, यानी जो ग्लोबिजेरिना उच्च होता है, ग्लोबिजेरिना के जीव कोषों से उसका निर्माण होता है। चूना प्रधान दो प्रकार के हैं उसमें, पहला है ग्लोबिजेरिना, ग्लोबिजेरिना। साइंस के लोग जानते हैं कि ग्लोबिजेरिना जो जीव कोष होते हैं, सागरीय जीव होते हैं, उसके अवशेषों से बनता है। और दूसरा है ग्लोबिजेरिना और दूसरा है टेरोपॉड। ग्लोबिजेरिना और टेरोपॉड जीव कोषों के अवशेष से इसका निर्माण होता है, ग्लोबिजेरिना। हाँ, अब हम पहले की बात करते हैं, ग्लोबिजेरिना। ग्लोबिजेरिना उज में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ग्लोबिजेरिना उज जैविक उज है, चूना प्रधान है, कम गहराई में है, यानी क्या है, जैविक निक्षेप माना जाता है। ठीक है, कम गहराई पर मिल जाता है। 1000 फेदम से 2000 फेदम की गहराई पर ही ये मिल जाएंगे, क्योंकि अधिक गहराई पर चूना होता है वो घुल जाता है, इसलिए अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं। और ग्लोबिजेरिना जीव जो होता है उसके जीव कोषों से निर्माण होता है। ग्लोबिजेरिना के जीव कोष से इसका निर्माण होता है, ग्लोबिजेरिना जीव से। इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा है वो पाई जाती है, यानी इसमें क्या पाया जाता है, एक तरह से जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसका रंग जो होता है एक तरह से दूधिया, इसका जो रंग होता है ये दूधिया सफेद होता है, यानी ग्लोबिजेरिना के जीव कोषों से बना हुआ है, कैल्शियम की इसकी मात्रा पाई जाती है, और ये जो दूधिया सफेद होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लाइकोनाइट, प्रमुख खनिज। इसमें जो प्रमुख खनिज पाया जाता है उस खनिज का नाम है ग्लाइकोनाइट। इस खनिज को भी याद रखेंगे कि ग्लोबिजेरिना में कौन सा खनिज पाया जाता है, ग्लाइकोनाइट, यानी इसके नाम से ही है वैसे तो, यानी ज्यादा इसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको, इसके नाम से ही दिया गया है कि ग्लाइकोनाइट है वो ग्लोबिजेरिना में पाया जाता है। और इसका जो वितरण होता है वो अटलांटिक और हिंद महासागर में पाए जाते हैं। वितरण का हम दोबारा एक मानचित्र से भी देखेंगे। वितरण जो होता है उसमें अटलांटिक महासागर, अटलांटिक व हिंद महासागर, तो ग्लाइकोनाइट खनिज ग्लोबिजेरिना में होता है, कम गहराई के निक्षेप में, और एक तरह से 1000 फेदम से ये 2000 फेदम की गहराई पर पाए जाते हैं। ग्लोबिजेरिना की जीव कोषों से मिलकर बने होते हैं। कैल्शियम की मात्रा जो है वो इसमें ज्यादा होती है, रंग इसका दूधिया सफेद होता है। तो ये ग्लोबिजेरिना जो उज होता है इसका महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो यहां देखने को मिलती हैं। उसके बाद में है दूसरा टेरोपोड उज। टेरोपॉड चूना प्रधान उज है,
उसको नाम है टेरोपोड। साइंस के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मोलस्क समूह का जीव होता है टेरोपोड, यानी मोलस्क जीव टेरोपोड के अवशेषों से इसका निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ज्यादा पाया जाता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर में है ये टेरोपोड के अवशेष हैं वो पाए जाते हैं, और विशेष रूप से जो अयनवर्ती क्षेत्र हैं प्रशांत और अटलांटिक के वहां पाए जाते हैं। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मोलस्क जीव टेरोपोड के अवशेष से बना होता है। मोलस्क जीव टेरोपोड के अवशेष से बना होता है, और इसमें जो विशेष प्रकार से हम रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ग्लोबिजेरिना में कैल्शियम होता था और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और टेरोपोड के जीव अवशेषों से ये मिलकर के बना होता है, और इसमें चूना पत्थर जो होता है, कहने का मतलब क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है वही चूना पत्थर है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर की मात्रा इसमें अधिक होती है। चूना पत्थर इसमें अधिक पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और चूना पत्थर जो है उसमें अधिक पाया जाता है। और इसका जो वितरण हम देखें तो अयनवर्ती क्षेत्र कौन से होते हैं? हमने बहुत बार चर्चा की है अयनवर्ती क्षेत्रों की। तो अयनवर्ती क्षेत्र होते हैं कर्क और मकर रेखाओं का निकटवर्ती क्षेत्र। तो ये अयनवर्ती सागरों में पाया जाता है, यानी कर्क और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाएगा, और वहां पर विशेष रूप से अयनवर्ती क्षेत्रों के प्रशांत व जो अटलांटिक महासागर हैं, प्रशांत व अटलांटिक महासागर, उसमें ये विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये टेरोपोड उज। बहुत आसान सवाल यहां से पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन सा चूना प्रधान उज है? तो ग्लोबिजेरिना और टेरोपोड, ये उज जो है वो चूना प्रधान उज है, ग्लोबिजेरिना टेरोपोड। उसके बाद में आता है सिलिका प्रधान उज। वितरण हम मानचित्रों से देखेंगे, चिंता ना करें। सिलिका प्रधान उज, सिलिका प्रधान उज, ये गहरे सागर में पाए जाने वाले उज होते हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण सिलिका होती है, सिलिका की मात्रा उच्च होती है, इसलिए ये अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं। तो यहां पर पहली बात होगी कि सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये अधिक गहराई में पाए जाते हैं, अधिक गहराई में पाए जाते हैं, अधिक गहराई में पाए जाते हैं, क्योंकि सिलिका की मात्रा है वो इसमें क्या होती है, एक तरह से अधिक पाई जाती है। और ये उज दो प्रकार के उज है इसमें भी। पहला है रेडियोलेरियन। रेडियोलेरियन नाम सुना होगा आपने बॉटनी में रेडियोलेरियन के बारे में। फोरामिनीफेरा जो जीव होता है उसके जीव कोषों के अवशेषों से ये बनता है फोरामिनीफेरा, उष्ण सागरों में पाए जाते हैं रेडियोलेरियन। दोबारा लिखो नाम, क्योंकि इसमें नाम ही इंपॉर्टेंट है। रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन उज। तो रेडियोलेरियन जो उज होता है, रेडियोलेरियन उज में यानी विशेष रूप से जीव है उसका नाम है फोरामिनीफेरा, फोरामिनीफेरा जीव, यानी फोरामिनीफेरा समूह का जीव है और उसका नाम है रेडियोलेरियन। रेडियोलेरियन उसके जो जीव कोश होते हैं उनके अवशेष से बनता है, जीव कोश के अवशेष इसमें पाए जाते हैं। यानी वहां जो विभिन्न प्रकार के फोरामिनीफेरा जीव हैं उसमें रेडियोलेरियन जीव है
उसके अवशेषों से ये पाया जाता है। और विशेष रूप से ये जीव जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण सागरों में पाया जाता है सॉरी, उष्ण सागरों में ये पाए जाते हैं। विशेष रूप से उष्ण सागर जो है प्रशांत महासागर के उष्णवर्ती क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। तो उष्ण सागरों में, और उष्ण सागरों में कौन से महासागर में? प्रशांत जो महासागर है उसमें ये विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, उष्णवर्ती क्षेत्रों में, प्रशांत महासागर में। और उसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण डाइटम। डाइटम, डाइटम उच्च, बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं डाइटम उच्च के भी। डाइटम उच्च जो है ये फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, सूक्ष्म पौधे जो होते हैं उससे मिलकर के बनता है। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म पौधे, फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म पौधे डाइटम से बनता है। यानी छोटे छोटे जो सूक्ष्म प्रकाश पर काम करते हैं, छोटे छोटे प्लैंक्टन जैसे होते हैं, यानी पादप प्लैंक्टन और जीव प्लैंक्टन इस तरह के दो प्रकार के होते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन जो है सूक्ष्म पौधे से जो बना होता है उससे इस डाइटम का निर्माण होता है। ये अत्यधिक गहरे सागरों में पाए जाते हैं। इसमें जो चूना पत्थर होता है उसकी कम होती है मात्रा, और सिलिका की मात्रा जो होती है इसमें अधिक होती है। तो ये अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं, सिलिका की मात्रा इसमें अधिक होती है। और इसके वितरण की हम बात करें तो वितरण ये उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, यानी एक तरह से उच्च अक्षांशों में, और विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यानी दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और हम इसके अंटार्कटिका के चारों ओर देखें तो सभी महासागरों के दक्षिणी भागों में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सागरीय क्षेत्र है वो ज्यादा है। सूक्ष्म प्रकाश में भी ये काम कर सकता है। ये छोटा छोटा जो पौधे होते हैं, सूक्ष्म पौधे, वहां पर ये बनता है। तो हम कहें कि ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर पाए जाते हैं। महाद्वीप के चारों ओर, चारों ओर का मतलब क्या हुआ कि प्रशांत के दक्षिणी भाग में, हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में, अटलांटिक के दक्षिणी भाग में, और जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर ये जो निक्षेप होते हैं ये देखने को मिलेंगे। तो ये अंटार्कटिका के चारों ओर देखने को मिलते हैं। और ये तट के जो निकट होते हैं उसका रंग जो है वो लाल होता है। यानी जब ये तट के निकट पाया जाएगा, तट के निकट इसका जो रंग होता है वो एक तरह से क्या होता है? लाल होता है। और तट से दूर जब चले जाते हैं, तट से दूर जो रंग होता है वो एक तरह से क्या होता है? पीला रंग होता है, यानी पीला। तो ये दोनों रंग याद रखोगे। तट के निकट जो रंग होता है वो एक तरह से लाल होता है, और तट से दूर जाने पर जो डाइटम होता है उसका रंग है पीला होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके चारों ओर ये देखने को मिलेगा। अभी डायग्राम्स के माध्यम से भी हम देखेंगे इन सभी के वितरण को। उसके बाद में पहले हम ये वर्गीकरण जो है इसको पूरा कर लेते हैं। और अब है जो इस जैविक निक्षेपों के बाद में अजैविक निक्षेप। अजैविक निक्षेप अकार्बनिक निक्षेप, अजैविक निक्षेप या अकार्बनिक निक्षेप। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसमें जैविक तत्व नहीं पाया जाता है वो इसमें शामिल होता है, और इसका नाम है लाल मृत्तिका।
छोटे महीन सूक्ष्म कणों वाली होती है। इसमें लोहे ऑक्साइड उपस्थित होता है, यानी इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। और इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहे ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ये महासागरों में यानी गहरे सागरों में पाई जाती है, यानी गहराई पर ये देखने को मिलती है। पूर्ण रूप से अजैविक होती है और महासागरीय तली पर, सागरीय तली पर पाए जाने वाले निक्षेपों में सर्वाधिक इसकी हिस्सेदारी है, सर्वाधिक विस्तार है। यानी जितने भी निक्षेप हैं उनमें सबसे ज्यादा ये कहां पाई, जो निक्षेप है सब में, उसमें जो लाल मृत्तिका है उसकी हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका जो सर्वाधिक वितरण है वो पाया जाता है। ये अगाध सागरीय बहुत गहराई में मिलती है और ये सर्वाधिक वितरण जो है इसका गहरे सागरों में है, यानी इसको पैलेजिक बोल सकते हैं आप। ये भी अपने आप में क्या है, पैलेजिक निक्षेप है, ये माना जाता है। तो ये पैलेजिक के गहरे सागरों में, और इसका सर्वाधिक वितरण जो है, सर्वाधिक वितरण लाल मृत्तिका का वो कौन से महासागर में है, एक तरह से प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में इसका सर्वाधिक वितरण जो है वो देखने को मिलता है। तो लाल मृत्तिका का वितरण है ये सर्वाधिक प्रशांत महासागर में, और सभी निक्षेपों में ये सबसे ज्यादा होती है, ये भी गहराई में पाई जाती है। और उसके बाद में दूसरा जो हम अजैविक निक्षेपों में देखते हैं तो वो है उल्का धूल। यानी उल्का धूल जो होती है एक तरह से वो देखने को उल्का पिंडों के माध्यम से जो आता है उसको हम उल्का धूल के नाम से देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण महासागरीय निक्षेप है। यहां एक बार हम दोबारा उन चीजों को रिवीजन के रूप में हम देखें कि कहाँ कौन कौन से उज हैं, उस टेबल के रूप में। वो टेबल आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगी जो हमने पहली बार बनाई है, यानी महासागरीय निक्षेप के प्रकार। जो भी हमने निक्षेप देखे हैं उन सभी में ये जो निक्षेप हैं, ये टेबल जो है आपके लिए सबसे उपयोगी है। पंख में आपने देखा नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख। नीली पंख में लोहे के सल्फाइड होते हैं, लाल पंख में लोहे के ऑक्साइड होते हैं, और हरी पंख में लोहे के सिलिकेट्स पाए जाते हैं। उसके बाद में ज्वालामुखी निक्षेप, उसमें टफ होता है। जैविक निक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण उज होता है, और उज जो होता है उसमें चूना प्रधान उज और सिलिका प्रधान उज है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्लोबिजेरिना उज और टेरोपॉड उज जो है वो आप आसानी से, इन चूना प्रधान उज होते हैं, सिलिका प्रधान उज रेडियोलेरियन और डाइटम होते हैं। अजैविक निक्षेपों में लाल मृत्तिका है और ये उल्का पिंड पाया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं एक विशेष मानचित्रों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे निक्षेप पाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। हाँ देखिए, हम महासागरों के अनुसार सबसे पहले हम बात करते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो विभिन्न प्रकार के निक्षेप हैं उसकी हम बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए इस चित्रों की सहायता से ये जो मानचित्र है उसी के निष्कर्षों को उस डायरेक्शंस में लिखा गया है। तट के जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं, तट के जो भी निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर भूमिज यानी स्थल जात निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं जो तट के निकट हैं। यानी यहां पर जो खाली एरिया आप देख रहे हैं इसको इस तट निक्षेप के रूप में देखा गया है। उसके बाद में है ग्लोबिजेरिना। तो देखिए ग्लोबिजेरिना जो है, ये जो सिंबल्स हैं ये ग्लोबिजेरिना के सिंबल्स हैं। यहां पर आप देखते हो ग्लोबिजेरिना जो है वो पश्चिमी हिंद महासागर में है। पश्चिमी हिंद महासागर ग्लोबिजेरिना के जो निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं।
ये पूरा पश्चिमी हिंद महासागर है जिसमें ग्लोबिस है, और ये लाल मृत्तिका जो है ये पूर्वी हिंद महासागर में है। ये जो पार्ट है ये पूर्वी भाग है, यहाँ लाल मृत्तिका है वो देखने को मिलती है। लाल मृत्तिका इसके पूर्वी भागों में देखने को मिलती है। जो डाइटम होते हैं, डाइटम ये हमने बताया था कि दक्षिण में जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर पाए जाता है, यानी इसकी जो दक्षिणतम भाग है हिंद महासागर में उसमें डाइटम निक्षेप है वो पाए जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ ग्लोबिजेरिना है, यानी रेड मृत्तिका है, लाल मृत्तिका रेड क्ले जो है वो पाई जाती है, डाइटम पाया जाता है और स्थलीय निक्षेप पाए जाते हैं, यानी रेडियोलेरियन जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। रेडियोलेरियन का इसमें अभाव पाया जाता है, यानी जो हिंद महासागर है उसमें। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें जो महासागरीय निक्षेप हैं उसके बारे में। अटलांटिक महासागर यानी इसमें भी ये जो डायग्राम्स हैं, हाँ, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में इस प्रकार से तटों के नजदीक जो है वो नेरेटिक जमाव पाए जाते हैं, वो अपने आप में खाली है। ग्लोबिजेरिना के जो निक्षेप देखते हो इसके पूरे मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो ग्लोबिजेरिना है वो पाया जाता है, यानी यहाँ पश्चिमी जो अटलांटिक भाग है वहां पर लेकर के पूरे मध्यवर्ती जो अटलांटिक क्षेत्र है उसमें ग्लोबिजेरिना के जो अंश हैं वो पाए जाते हैं, यानी ग्लोबिजेरिना मध्यवर्ती भाग। ग्लोबिजेरिना को आप देख रहे हो, ये जो ग्लोबिजेरिना है पूरे मध्यवर्ती अटलांटिक में ग्लोबिजेरिना पाया जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ जो वर्णन किया गया है उसको आप मैच कर सकते हो। तो ग्लोबिजेरिना मध्यवर्ती अटलांटिक में ये जो पूरा पार्ट है ये एक तरह से ग्लोबिजेरिना का पार्ट माना जाता है। तो ये ग्लोबिजेरिना का पूरा अंश यहाँ देखने को मिलता है, ये पूरा एक तरह से क्या है, ग्लोबिजेरिना पाया जाता है। उसके बाद में दूसरा है लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका के जो पार्ट है वो एक तरह से ये जो पैटर्न बना हुआ है, इस प्रकार का जो पैटर्न बना हुआ है ये लाल मृत्तिका है, ये लाल मृत्तिका पाई जाती है। तो ये अलग अलग छुटपुट क्षेत्रों में है, लेकिन जो कैरिबियन सागर क्षेत्र है वहां पर उसके आसपास के क्षेत्रों में सार्गेशियम सागर वाला क्षेत्र है वहां पर लाल मृत्तिका देखने को मिलती है। दक्षिणी भाग है वहां पर भी जो ब्राजील के सम्मुख आंतरिक मध्यवर्ती तट है, जो डॉल्फिन कटक है वहां पर भी एक तरह को देखने के मिलते हैं, यानी लाल मृत्तिका है ये देखने को मिलती है। उसके बाद टेरोपोड उज, टेरोपोड जो है ये यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के बिखरे हुए क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यहाँ दक्षिणी अटलांटिक में और उत्तरी अटलांटिक में छोटे छोटे भागों में टेरोपोड उज है वो भी देखने को मिलता है। टेरोपोड उज। उसके बाद में रेडियोलेरियन उज, रेडियोलेरियन उज है वो इसमें रेडियोलेरियन उज का इसमें अभाव पाया जाता है। थोड़े से जो दक्षिणी भाग हैं यहाँ पर ये जो थोड़ी सी लाइन है मैं आपको एक दूसरे पेन से मार्क करके दिखाता हूँ, ये जो लाइन है यहाँ ये जो क्षेत्र है यहाँ पर रेडियोलेरियन उज पाया जाता है, यानी इसकी जो दक्षिणी भाग है वहां पर रेडियोलेरियन उज जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ रेडियोलेरियन उज। डाइटम, डाइटम सभी महासागरों के दक्षिणी भाग में, अंटार्कटिका के ये चारों ओर है। तो रेडियोलेरियन उज इस प्रकार से ये दक्षिणी भागों में पाया जाता है। तो महासागरों के अनुसार इसका जो वर्गीकरण है वो हमने इसमें किया है। तो अब देखते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में जो निक्षेप हैं उसके बारे में ये जो स्लाइड है उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के निक्षेपों को जान पाएंगे। हाँ देखिए, प्रशांत महासागर में जो निक्षेप पाए जाते हैं, सबसे दक्षिणवर्ती भाग जो है प्रशांत के, वहां डाइटम निक्षेप पाए जाते हैं। डाइटम के लिए विशेष प्रकार का सिंबल जो है ये बनाए गए हैं। यहाँ पर ये जो पूरी बाउंड्री है ये डाइटम के लिए है। अंटार्कटिका के चारों ओर डाइटम निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं। लाल जो एक तरह से दक्षिणी भाग है उसमें डाइटम है वो देखने को मिलता है। अब यहां हम प्रशांत महासागर, इसमें भी जो दक्षिण भाग है
अंटार्कटिका के चारों ओर का क्षेत्र है, वहां पर प्रशांत महासागर के दक्षिणी भागों में डाइटम उज है वो पाया जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका के चारों ओर है। इसी के साथ आप देखते हो कि मध्यवर्ती भाग जो है, यहां मध्यवर्ती भागों में ये जो सीधी लाइन ये पैटर्न के द्वारा ये जो उज है ये रेडियोलेरियन उज मध्यवर्ती भागों में ये जो सीधी लाइन के द्वारा आपको दिखाया गया है, और यहाँ लिखा मध्यवर्ती भाग, यानी रेडियोलेरियन उज जो है वो एक तरह से मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। तो मध्यवर्ती भागों में जो है वो रेडियोलेरियन उज है, यहाँ ये रेडियोलेरियन उज दिखाया गया है। उसी के साथ ग्लोबिजेरिना उज की हम बात करें तो ग्लोबिजेरिना उज दक्षिणी भागों में देखने को मिलता है। ये जो अंटार्कटिक प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है, यहाँ ये जो चीज है ये एक तरह से ग्लोबिजेरिना उज को दिखाया गया है। लाल मृत्तिका है, ये भी एक तरह से जो मध्यवर्ती पार्ट है, ये जो पैटर्न बना हुआ है पूरा, ये लाल मृत्तिका का पाया जाता है। ये लाल मृत्तिका सबसे ज्यादा है इसमें, ये जो पूरी बाउंड्री है यहां से लेकर के ये एक तरह से लाल मृत्तिका की बनी हुई है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि डाइटम प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में भी पाया जाता है। ये डाइटम की बाउंड्री जो है उत्तरी भाग में केवल प्रशांत में ही डाइटम पाया जाता है, बाकी अधिकांश डाइटम का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो डाइटम हो गया, रेडियोलेरियन हो गया, और इसके अलावा ये जो भूमिज निक्षेप हैं ये इसके आसपास हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के निक्षेप जो हैं इसका वितरण है, और इस वितरणों को हमें बहुत अच्छे से इसमें याद रखना है। उसके बाद में कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के जो निक्षेप हैं वो किया है। अब हम देखते हैं उन विद्वानों के अनुसार। इसमें पहला है मर्रे व जेनकिंस। मर्रे व जेनकिंस ने महासागरीय निक्षेपों को वर्गीकृत किया है। देखिए ये वर्गीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन महासागरीय निक्षेपों के बारे में इन विद्वानों ने अध्ययन किए हैं, रिसर्च किए हैं, इसलिए कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन से विद्वान महासागरीय निक्षेपों के अध्ययन से जुड़े हैं। तो मर्रे और जेनकिंस जो हैं ये इनके अध्ययन से जुड़े हैं। इसमें जो वर्गीकरण उन्होंने दो प्रकार से किया है, एक तो स्थल भूमिज, यानी स्थलीय या भूमिज, इसका जो वर्गीकरण इस प्रकार से है, स्थलीय या भूमिज निक्षेप, और दूसरा है पेलेजिक निक्षेप। पेलेजिक निक्षेप, स्थलीय भूमिज निक्षेप या पेलेजिक निक्षेप। पेलेजिक निक्षेप जो आते हैं अगाध सागरीय निक्षेप हैं, उसमें लाल मृत्तिका, रेडियोलेरियन, टेरोपोड, डाइटम, यानी लाल मृत्तिका, रेडियोलेरियन जो सिलिका प्रधान उज है, डाइटम सिलिका प्रधान उज है, टेरोपोड चूना प्रधान उज है। तो इस प्रकार से ये अत्यधिक गहरे माने जाते हैं। इसके अलावा सागर में स्थलीय निक्षेप में बजरी है, एक तरह से पंख होता है, या इस प्रकार के जो भी स्थलीय चीजें हैं, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पदार्थ हैं, या अन्य प्रकार के जो भी स्थलीय चीजें हैं वो इसमें शामिल उन्होंने किए हैं। यहां पर इस वर्गीकरण में केवल आपको नाम ध्यान में रखने हैं कि निक्षेपों के अध्ययन से जुड़े हुए विद्वान जो हैं वो कौन से हैं। तो मर्रे और जेनकिंस जो हैं इनसे जुड़े हुए विद्वान। अब ये है कि निक्षेपों का महत्व क्या है, यानी इसका क्या महत्व है, निक्षेप, महासागरीय निक्षेप क्या काम में आता है। तो हमारे अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो लवणता
और महासागरीय निक्षेप, ये दोनों चीजें जो होती हैं ये पृथ्वी की आयु निर्धारण के काम में आती है। यानी महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेप तथा लवणता, महासागरीय निक्षेप तथा लवणता पृथ्वी की आयु गणना में उपयोगी होते हैं। यानी पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है इनसे, ये कितनी सागरीय लवणता पाई जाती है, प्रारंभ में कितनी थी, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन दर को परिवर्तित होने में कितना समय लगा होगा, किस दर से महासागर में निक्षेप होते हैं और उस दर से कितने समय में ये निक्षेप हुए, निक्षेपों की कितनी मोटी परत पाई जाती है, उसके आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना है वो की जाती है। तो महासागरीय निक्षेप और लवणता ये दोनों जो होते हैं ये महासागर की आयु जो होती है उसके निर्धारण के काम में ली जाती है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो महासागर से जुड़ी रहती हैं। अन्य जो